किसान भाई ये कह रहे हैं कि इन गोदामों में किसान भाइयों की जो अनाज है उसे एकत्रित करके जो अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं वो बाद में इसका जमाखोरी करेंगे और उसके बाद जब रेट बढ़ जाएगा उसके बाद इसे जो मंडी है वहां उतारेंगे और लोगों के लूटने का काम करेंगे। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है तब कोरोना भारत से गायब हो जाता है। तो आपने एक दिन का उपवास किया था SYL मुद्दे को लेकर, जो सतलुज यमुना लिंक है उसे लेकर। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने साफ तौर पर आरोप ये लगाया कि आपकी भी पार्टी पंजाब में थी, उस समय आपने इस मुद्दे को हल करने का काम ना करके जब आज किसान जो धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं 3 कानूनों के खिलाफ, तब कहीं ना कहीं आप उन्हें भटकाने का काम कर रहे हैं इस मुद्दे को उठाकर। नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पहुंच गए हैं पानीपत के विधायक ऑफिस में, जहां पर पानीपत बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष प्रण रत्नाकर जी हमारे साथ हैं, जो कि सरकार द्वारा 3 जो किसान बिल पास किए गए हैं। हमारे कई किसान भाई नाराज भी हैं इस बिल को लेकर। कई लोग हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं कि ये जो बिल है सही है, कई लोग कह रहे हैं गलत है। इसमें क्या कुछ गलत है, क्या कुछ सही है, ये तो जो हमारे साथ आज जुड़ गए हैं प्रण रत्नाकर जी वो बताएंगे। तो रत्नाकर जी, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक पर आपका। जी, सबसे पहले तो मैं नए साल पर 2021 के आगमन पर हरियाणा रिपब्लिक की टीम को और आपके सभी दर्शकों को नए साल पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जी बिल्कुल, और आपको भी बधाई। जैसा कि पता लगा अभी आप थोड़े दिन पहले ही आपको एक उपाधि जो दी गई है पानीपत बीजेपी उपाध्यक्ष की, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि जो अब जो आपका कार्य है वो थोड़ा बढ़ चुका है, जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई हैं आपके ऊपर। जी देखिए, पार्टी का संगठन का तो मैं पहले भी काम कर रहा था और मैं जिला कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में भाजपा संगठन में काम कर रहा था। अब पार्टी ने मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी दी है तो जाहिर है कि मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा संगठन के काम आ सको। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि आज सिंघू बॉर्डर पर हमारे भारत के बहुत सारे किसान भाई हैं जो सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जो ये कानून पास किया गया है ये जो हिटलरगिरी है वो है, इससे किसानों की जो मरने जैसी उपस्थिति पैदा हो गई है। ऐसा नहीं है, किसान और हरियाणा भारत सरकार निरंतर संवाद के प्लेटफॉर्म पर है। कल ही बातचीत हुई है, कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई है और 4 जनवरी को फिर से वार्ता का निमंत्रण दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपको पता है जो 3 बिल हैं, एक MSP को लेकर है और भी है इसमें। जैसे आपको पता होगा किसान साफ साफ कह रहे हैं MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है वो है, उसके साथ ही वो साफ ये भी कह रहे हैं कि जो किसानों की ज़मीन है वो अब सरकार अंबानी अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को बेच देगी। सर, ये तो अफवाहें हैं जो विरोधी दल के लोग उड़ा रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग या जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, इस तरह की अफवाहें उड़ाकर, जिन्होंने पहले भी 3 दफ़ा अनुच्छेद 370 को लेकर 20 तरह की अफवाहें उड़ाई। कश्मीर में जब 370 अनुच्छेद ख़त्म किया, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया, 3 तलाक का मुद्दा था या राम जन्मभूमि का मुद्दा था, तब भी इन्होंने इस तरह की अफवाहें उड़ाई थी और लेकिन वे सारी बेबुनियाद साबित हुई। ये अफवाहें भी बेबुनियाद साबित होगी। तो रत्नाकर जी, अगर मैं कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँ, जो ये तीनों कानून हैं इस पर आप प्रकाश किस प्रकार से डालेंगे? ये जो तीनों कानून हैं ये किसानों को स्वतंत्रता देती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1970 साल से लगभग देश आज़ाद हुआ, आज भी किसान ये कहता है कि हमें तो लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता। आज भी किसान अपने आप को ये मानता है कि हमें लाभ ही नहीं मिल पाता है। तो उनकी मांग को देखते हुए और वर्षों की साधना के बाद ये तीनों कानून इसलिए अमल में लाए गए हैं ताकि किसानों की दशा को सुधारा जा सके। जी बिल्कुल, अगर मैं जानना चाहूँ कि वो 3 कानून जो पास किए गए हैं, तीनों कानून के नाम क्या है और उनका काम क्या है, तो वो बताइए हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं अभी। देखिए, ऐसे कि तीनों कानून को विस्तार से जानने के लिए तो मुझे आपको विस्तार में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप नाम एक बार बताइए, जो नाम क्या है इन तीनों कानूनों के और इनका काम क्या होता है। देखिए, एक कानून तो ये है कि जो MSP का है, MSP का भारत सरकार ने कह दिया है कि MSP को हम ख़त्म नहीं करेंगे, MSP रहेगी। किसान को अब
मंडी में अपनी फसल बेचने का कि जहाँ स्वतंत्रता है मंडी से बाहर भी वो बेच सकता है। इसके अलावा किसान को ये कहा गया है कि वे अपने संगठन बनाए, एफपीओ बनाए। एफपीओ के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए का अनुदान दिया है, जिसमें एक संगठन में अगर मान लीजिए एक व्यक्ति, एक किसान अपनी फसल को बेचेगा तो उसके भाव पूरा नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि वही लोग एक समूह बनाकर बेचेंगे तो उनकी फसल पर उनका एकाधिकार होगा, तो वो अपने मन मर्जी का भाव लेंगे। तो एक ये जो एफपीओ का है ये भी उसमें एक कानून का एक हिस्सा है। इसके अलावा भंडारण, क्योंकि आज पहले क्या हालत थी, आज से 70 साल रोकना चाहूंगा इस मुद्दे पर। भंडारण का जो ये मुद्दा आपने अभी उठाया, तो हमारे किसान भाई ये भी कह रहे हैं कि आपने देखा होगा बहुत से जगह हैं जहां पर बड़े बड़े गोदाम बनाए जा रहे हैं। किसान भाई ये कह रहे हैं कि इन गोदामों में किसान भाइयों की जो अनाज है उसे एकत्रित करके जो अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं वो बाद में इसका जमाखोरी करेंगे और उसके बाद जब रेट बढ़ जाएगा उसके बाद इसे जो मंडी है वहां उतारेंगे और लोगों के लूटने का काम करेंगे। देखिए, जो भंडारण है, भंडारण हमेशा से समस्या रही भारत की, क्योंकि कांग्रेस के शासन में कभी भी भंडारण की नहीं सोची गई। किसान जब अपनी फसल को मंडी में ले आता है तो एफसीआई के गोदाम अपर्याप्त पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब बारिश के दिनों में मंडी में गेहूं खराब हो जाता है और आपने देखा होगा कि एफसीआई में के गोदामों में रखने की जगह नहीं होती और उनको बाहर रखना पड़ता है प्रांगण में, और प्रांगण में तिरपाल ढककर उसको कनक को रखना पड़ता है। तो उसका नतीजा होता है कि बारिश में, तूफान में वो गेहूं खराब हो जाता है। इसलिए भारत सरकार ने ये भंडारण का एक वो बनाया है। और जो आपने अभी बताया अडानी ग्रुप का, ये जो नौलथा का जो बताया जाता है, हवाला दिया जाता है, नौलथा गाँव में 2005 में उन्होंने ज़मीन खरीदना शुरू किया था, तब कांग्रेस का शासन था। अब एक चीज़ देखिए, उन्होंने 2005 से ज़मीनों को खरीदना शुरू किया, तब कांग्रेस का शासन था, तब तो ये कानून भी लागू नहीं हुआ था, तब ना इस तरह की बात थी कि भाई कोई मोदी की सरकार भी आ जाएगी देश में। लेकिन उसके बाद ये भंडारण का तब से उनके किस लिए उन्होंने खरीदी ये किसी को पता नहीं था। लेकिन आज जब वो बन गई तो आज लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और मैं तो ये बात कहता हूँ कि अडानी नहीं, अगर कोई संपन्न किसान भी अपना गोदाम बनाना चाहे वो किसी भी एफसीआई से अपना कॉन्टैक्ट कर ले। एफसीआई के पास आज इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने खुद के गोदाम बनाए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को गोदाम दिए गए हैं ताकि वो एफसीआई से उनका एक करारनामा हो जाए और वो सारे वो जो भंडारण है वो वहाँ पर हो जाए। बिल्कुल, आपने देखा होगा, आपने एक दिन का उपवास किया था SYL मुद्दे को लेकर, जो सतलुज यमुना लिंक है उसे लेकर। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने साफ तौर पर आरोप ये लगाया कि आपकी भी पार्टी पंजाब में थी, उस समय आपने इस मुद्दे को हल करने का काम ना करके जब आज किसान जो धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं 3 कानूनों के खिलाफ, तब कहीं ना कहीं आप उन्हें भटकाने का काम कर रहे हैं इस मुद्दे को उठाकर। देखिए, 1966 में हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, और वो भी एक संघर्ष के बाद हुआ था, क्योंकि हरियाणा के लोग ये महसूस करते थे कि जितना भी विकास का पैसा आता है वो पंजाब सरकार अपने इलाके में खर्च कर देती है। और जितने मुख्यमंत्री, चाहे वो भीमसेन सच्चर हुए, चाहे वो गोपीचंद भार्गव हुए, चाहे प्रताप सिंह कैरो हुए या कॉमरेड रामकिशन हुए, वे पंजाबी बेल्ट से मुख्यमंत्री बनकर आते थे और हरियाणा को पर्याप्त उसका बजट का हिस्सा नहीं मिल पाता था। यही कारण है कि उस दौर में हरियाणा सिंचाई में पिछड़ा, व्यापार उद्योग में पिछड़ा। लेकिन जब हरियाणा के लोगों ने संघर्ष किया कि हमें अलग किया जाए, 1966 में अलग हुआ, और 1966 के बाद यहाँ पर नहरी पानी भी आया, सिंचाई के साधन हुए, बिजली के खंभे गांव-गांव, खेत-खेत में पहुँचे, ट्यूबवेल के कनेक्शन मिले, उसके बाद यहाँ पर व्यापार प्रगति पर आया। आज हरियाणा में, पानीपत में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में जो व्यापार आज चरम सीमा पर पूरे देश में, पूरे विदेश में जो आज नाम है इन 3-4 शहरों का, यमुनानगर का स्टील उद्योग है, तो वो 1966 के बाद हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उसी प्रकार से SYL है, जिस तरह से हम अपना हिस्सा मांग रहे थे बजट में और वो अलग होने के बाद हमें उसका लाभ मिला, उसी तरह SYL का पानी है। SYL का पानी पाकिस्तान तो वे जाना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा को देने को तैयार नहीं है। तो ये गलत बात है, इसको लेकर भाजपा ने उपवास किया। और मैं तो कहता हूं कि इस उपवास में कांग्रेस के लोगों को भी हमारे साथ बैठना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को बैठना चाहिए था साथ में। जी,
क्योंकि एक जो बयान है उसमें दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। उसी प्रकार जो दो पार्टियां एक जगह कैसे रहेंगी? ये साझा इशू है। ये कांग्रेस की, भाजपा की, लोकदल की बात नहीं है। ये हरियाणा के जन्म मरण की बात है। हरियाणा की लाइफ लाइन है सोइल का पानी। इसलिए यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ सबको इकट्ठा होना चाहिए था। जैसे भाजपा ने उपवास एक दिन का किया, तो ऐसे में कांग्रेस को चाहिए था कि हम भी उपवास में आपके साथ बैठेंगे, क्योंकि हमारे कॉमन इशू है। लेकिन उन्होंने राजनीति की। उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। उन्होंने विरोध किया, तो इससे जाहिर हो गया कि वे किसान विरोधी लोग हैं और वे केवल किसानों को भड़काकर अपने राज सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल, जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसा आप जानते होंगे कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ये हमेशा चलता रहता है। इसी प्रकार जो आपकी पार्टी है, कई जो पार्टियां पानीपत में भी हैं, नई पार्टियां जो आ रही हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनकी सरकार है, काफ़ी लंबा समय हो गया जो आपकी जो पार्टी दूसरी बार यहाँ पर जो आपके विधायक हैं, उन्होंने कहा पानीपत में जमाखोरी, घूसखोरी, चोरी, लड़कियों के ऊपर जो छेड़छाड़ की मामले हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आपका सरकार है, जो आपकी सरकार है, कोई कदम नहीं उठा रही है? ऐसा नहीं है। बराबर इस पे शासन इस पे नज़र रखे हुए और लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। और इसमें ऐसी बात नहीं, अपराध काफ़ी घटा है। लेकिन जो अगर इस तरह घटनाएँ आती हैं तो प्रशासन ने अपने स्तर पर से निपट रहा है अच्छी तरह से। बिल्कुल, आपने ऐसा भी सुना होगा जो हमारे जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित हमारे विधायक जी हैं प्रमोद बिज जी, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि जब भी कोई जवाब देने का टाइम आता है तो वो कोरोना का बहाना लेकर वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही अमानवीय आरोप है। ये तो देखिए इंसानियत के खिलाफ है जो आपने बात कही। ये सच है कि माननीय विज साहब कोरोना से पीड़ित थे। ना केवल वे, उनकी वाइफ भी कोरोना से पीड़ित हुई, उनके घर में उनका सर्वेंट भी कोरोना से पीड़ित हुआ। तो ये तो जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं वे घटिया मानसिकता के लोग हैं। मुख्यमंत्री बहुत ही दयालु विधायक है, इतने लोगों की मदद करते हैं, इतनी दयालुता उनके अंदर है। वे यहाँ पर किसी की कमज़ोर की छत ना हो, उनकी छत के लिए पैसे देते हैं, बच्चों की फीस के लिए पैसे देते हैं, उनके दाखिलों के पैसे देते हैं। किसी के बच्ची के कोई शादी है और उसके पिता सिर पर नहीं है, उसकी आर्थिक मदद करते हैं। जी, आपने सोशल मीडिया पर एक और चीज़ देखा होगा कि जो किसान प्रदर्शन है, किसान आंदोलन है, उसमें फंडिंग की जा रही है। तो आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर ये फंडिंग कैसे की जा रही है, कहाँ से की जा रही है और क्यों की जा रही है? देखिए, इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार की वीडियो कॉल्स आ रही, बिल्कुल आ रही है, उसमें वहाँ पर दारू पी के जिस प्रकार वे भंगड़ा करते हैं, जैसे डांस करते हैं, जिस प्रकार का ये, अब आप देखिए, एक बड़ा संवेदनशील मैं आपको इशू बताना चाहता हूँ कि अभी जियो ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि हम जल्दी ही भारत का बना हुआ एक मोबाइल सेट भारत के लोगों को देंगे जो बहुत सस्ता होगा और जिसमें 5G सिस्टम चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा, रिलायंस ग्रुप ने, कि भारत में जल्दी ही 5G सेवाएं शुरू की जाएगी। मतलब देश का पहला ऐसा जियो होगा जो 5G सेवाएं देगा और एक सस्ता सा मोबाइल कलर टीवी सबको उपलब्ध होगा। भारत क्योंकि मोबाइल बनाने में आत्मनिर्भर नहीं है, तो जब उनकी ये घोषणा आई तो चीन जैसी जो कंपनियां हैं, ओप्पो जैसी कंपनियां, तो उनको चिंता हो गई। और यहाँ पर उनके जो समर्थक लोग बैठे हैं उन्होंने किसानों को भड़काना शुरू कर दिया कि इनके टावर तोड़ो, ये करो। तो उनके जो टावर तोड़े जा रहे हैं, रिलायंस के पंपों को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो ये गलत बात है। ये देश की संपत्ति है, वो रिलायंस की नहीं है, वो देश की संपत्ति है। और जो इस तरह के राष्ट्र विरोधी कृत्य किए जा रहे हैं वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। तो ये बताइए, आप जो ऐसा काम कर रहे हैं वो किसान है या किसी राजनीतिक पार्टियों के वो मोहरे हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर काम करने को कहा जा रहा है? देखिए, किसान तो दो तरह के हैं। एक किसान वे हैं जो गेहूँ, गन्ना और क्या बोलते हैं धान बोता है और MSP पर अपना माल बेचता है, अपनी उपज बेचता है। एक किसान वो है जो प्रगतिशील किसान है, जो सब्जियां, मशरूम की खेती करता है, सब्जियों की खेती करता है, जो संतरा, अंगूर बोता है, जो पपीता, अनानास बोता है, जो केले की खेती करता है, जो आम की, अमरूद की खेती करता है, जो अपने खेत में मोतियों की उपज कर रहा है,
तो किसान तो वो भी है, वे सारे कह रहे हैं कि ये कानून बिल्कुल ठीक है। वे तो बल्कि 25 संगठन है किसानों के, कृषि मंत्री से मिले थे, उन्होंने कहा साहब ये तो तीनों कानून हमारे हक में है, इनको तो ख़त्म करो तो हम विरोध में आएंगे। जी, एक पर्सनल भी आपने बातचीत करना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, जैसा कि अभी जो मेयर के चुनाव थे हरियाणा के कई जो जिले हैं वहाँ पर बीजेपी की कई जगह हार भी हुई। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि ये तो केवल शुरुआत है जो बीजेपी की हारने की, और 2024 में बीजेपी पार्टी पूरी तरह से हरियाणा में साफ हो जाएगी। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ऐसा है, ये सोनीपत में जिस प्रकार की अफवाहें उड़ाई उन्होंने, विरोधी दल वालों ने, किसानों आंदोलन की आड़ में जो अफवाहें उड़ाई, लोग थोड़ा सा विचलित हुए हैं। बहुत बड़ी हार नहीं है सोनीपत में, लेकिन पंचकुला देखिए ना आप, पंचकुला देखिए आप, पंचकुला एक शिक्षित लोगों का शहर है। वो हरियाणा की एक तरह से राजधानी कह लीजिए उसे, कि वहाँ पर शासन जो है वहाँ से भी चलता है, पंचकुला से। वहाँ के लोगों को ने समझा कि सत्ता में रहना ठीक है, वहाँ के शिक्षित लोगों ने देखा कि कानून बिल्कुल ठीक है, कृषि कानून, वे किसी अफवाहों में नहीं आए और भाजपा की जीत हुई। बिल्कुल, लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप स्वयं भी सोनीपत में जो चुनाव है प्रचार प्रसार के लिए गए थे, मेयर साहिबा भी गई थी और तमाम आपके पार्टी के जो कई कार्यकर्ता वो भी गए थे, उसके बावजूद भी बीजेपी की हार हो गई। तो क्या आपका जो संगठन है, आपकी जो पार्टी है वो कमजोर हो गई है अब? देखिए ऐसा है कि हमारी तो कार्यकर्ता के तौर पर ड्यूटी लगती है, चाहे मेयर साहिब है, चाहे जिला अध्यक्ष है, चाहे एमपी साहब है, ये हम तो सभी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। अगर मान लीजिए हमारे पार्षद, जहाँ मेरी ड्यूटी थी, हमारी वहाँ जीत हुई, तो ये बात तो नहीं है। 15 वार्ड में मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ पर हमारे जो अतुल जैन है उसकी जीत हुई है सोनीपत में। तो ये बात नहीं होती है, परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, वार्ड के ऊपर निर्भर करता है। वहाँ थोड़े इशू बदल गए थे और वहाँ पर लोगों में अफवाह थी किसान को लेकर, उस अफवाह का थोड़ा सा असर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि परिस्थिति के ऊपर निर्भर। बिल्कुल, किसान प्रदर्शन से आर्थिक रूप से भी हमारे जो भारत का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे कि रेल सेवाएं बंद है तो प्रतिदिन 230 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हर दिन जो हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था को पहुँच रहा है। तो क्या कब तक ये पूरी जो रेल की सेवा है शुरू होने में टाइम लगेगा? क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो कामकाज है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उनकी परिवार की जो रोजी रोटी है उस पर भी असर दिख रहा है। तो रेल सेवाओं को इतना टाइम क्यों लग रहा है शुरू होने में? देखिए ऐसा है कि इस सब की चिंताओं को केवल भारत सरकार को नहीं, हर नागरिक की चिंता होनी चाहिए। ये उनकी भी चिंता होनी चाहिए जो इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन है वो आंदोलन की एक मर्यादा होनी चाहिए। लोगों को सुविधाएं असुविधा ना हो, तो उनके नेतृत्व को ये प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये केवल नहीं भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये हर व्यक्ति की, हर जागरूक नागरिक की, भारत के, उनकी ड्यूटी बनती है कि किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए आंदोलन से। बिल्कुल, आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे तो पूरे भारत में जैसे कोरोना महामारी का पूरा प्रकोप है, कई लोग हमारे जो भारत के भाई हैं, कोई माँ बेटी, कई लोग जो इस पूरे कोरोना महामारी की चपेट में आ गए। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है तब कोरोना भारत से गायब हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकालती हैं कई पार्टियां हैं, तब कोरोना का कोई असर नहीं दिखता, और आम आदमी, जो गरीब लोग हैं, जो सड़कों पर चल रहे हैं, उनके चालान काट दिए जाते हैं। तो कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है? देखिए, कोरोना अपनी जगह अपनी एक महामारी है जो चीन से चलकर आई है। जितने लोग ये अफवाह उड़ाते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जो चीन के इस पाप को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि चीन से कोरोना चलकर आया भारत में। भारत नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को मार चुका है कोरोना, और भारत में भी लाखों लोग इसमें मर चुके हैं और आज भी इसकी चपेट में है कोरोना की। और अर्थव्यवस्था में भी हमारी कमजोरी आई है। अब चीन के लोग चीन की से पाप को छुपाने के लिए भारत सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन भारत की जागरूक जनता इस बात को जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा अभी हम आपने कि ये थे हमारे साथ पानीपत बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष परन रत्नाकर जी, जिन्होंने कि समझाया हमें कि आखिर ये कृषि कानून किस तरीके से फायदेमंद है, और जो लोग अपनी राजनीतिक जो पार्टियां हैं अपनी रोटी सेकने का काम कर रही हैं वो सचेत हो जाएं, क्योंकि अब उनकी जो रोटी है नहीं सिकने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, और अगर आपकी भी अपना कुछ राय देना चाहते हैं इस कानून को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक। धन्यवाद। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर।
15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।